तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। उम्मीद करता हूं आपने अकाउंटिंग की पहले की क्लासेस को देख लिया होगा। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस अपलोड की हैं। पहली क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स की परचेज करनी हो या आपको करंट एसेट्स की परचेज करनी हो वो आप कैसे करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस क्या है और अगर आपको एक्सपेंसेस की एंट्रीज को पास करना हो तो वो आप कैसे पास करेंगे। और आज ये चौथी क्लास है और आज हम बेसिकली जानने वाले हैं एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है जो कि मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आगे, तो मैंने उसके लिए कुछ फिगर्स भी बनाए हैं। एक्सपेंस पहले अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें कि एक्सपेंस कहते किसे हैं। एक्सपेंस वो वैल्यूज होती है जिनका लाभ हमारे द्वारा पहले ही ले लिया गया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। एक्सपेंस का मतलब क्या है। मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को मैंने एएस ग्रुप नाम की एक फर्म स्टार्ट की। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने बिल्डिंग को किराए पे लिया था। मिस्टर ए और मिस्टर बी इनको दोनों को मैंने हायर भी किया है। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। 1 जनवरी 2020 को जब मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की थी तो मैंने एक बिल्डिंग किराए पे ली थी। उसका मुझे बिल्डिंग रेंट देना था हर महीने का 10,000 रुपए। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को मैंने हायर किया था, वो मेरे लिए काम करेंगे, एम्प्लॉय हैं, तो इनको दोनों को हमें क्या देनी होती है, सैलरी। अब 1 जनवरी से 1 फरवरी आएगी, यानी 1 महीना पूरा बीत जाएगा। बीतने के बाद बिल्डिंग कॉर्नर हमसे मांगेगा बिल्डिंग रेंट और मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों मांगेंगे हमसे सैलरी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सैलरी बनी वो 15,000। इसके बाद बिल्डिंग रेंट मान लीजिए 10,000 रुपए और यहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज किया गया होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां पर आया मान लीजिए 50,000 रुपए। प्रीपेड कुछ एडवांस में मांगेंगे तो हम उसको प्रीपेड बोलेंगे। अब पहले समझिए चीज क्या है। अगर 1 फरवरी को मिस्टर ए या मिस्टर बी हमसे सैलरी मांगते हैं तो हम क्या देते हैं, उसको कैश देते हैं, करेक्ट है। क्या हमने उनकी सर्विसेज को ले लिया है या हमें भविष्य में लेना है। एसेट्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज का लाभ फ्यूचर में लेते हैं तो वो चीज हमारे लिए एसेट्स बन जाती है। लेकिन जिनका लाभ आप पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि 1 जनवरी से 1 फरवरी तक आपने बिल्डिंग को यूज किया, लाभ तो ले लिया। ऐसे ही आपने मिस्टर ए और मिस्टर बी से काम करवाया, उनके काम का जो मेन मतलब था वो सैलरी था, तो सैलरी यानी यहां पर बिल्डिंग रेंट हो या सैलरी हो, अगर आपने पहले से ही काम करवा लिया है तो आप उसे एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। और फ्यूचर में करवाते हैं तो वो आप एसेट्स बन जाता है। इन एडवांस में अगर मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो वो हमारा एसेट्स बन जाएगा। बिल्डिंग में महीने भर रहा, इसके बाद मैंने पेमेंट किया तो ये हमारा बिल्डिंग रेंट है, एक्सपेंस है। मैं कहीं बिल्डिंग पे गया, रहना स्टार्ट नहीं किया, कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया 10-20 हजार रुपए, तो ये हमारा एसेट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लाभ हम फ्यूचर में लेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पिछली क्लास में बताया था। क्योंकि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर हमें इनको डिफरेंशिएट करना है, एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ के जैसे मैंने बताया है, एक्सपेंस को 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। इनमें एक आता है नेचुरल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा आता है नॉन नेचुरल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए समझने की कोशिश करते हैं किसे कहते हैं डायरेक्ट और किसे कहते हैं इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो वो एक्सपेंसेस जो गुड्स के तैयार होने से पहले जितना भी आप एक्सपेंस करते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाता है। यानी गुड्स आपका जब तक रेडी हुआ है, फैक्ट्री में जब आपका गुड्स रेडी हो जाएगा तब तक के जितने भी खर्चे होंगे सारे डायरेक्ट कहलाएंगे। एग्जांपल अगर हम समझे तो कमीशन ऑन परचेज। अब कमीशन ऑन परचेज आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा वेट करिए, बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज है, वेजेस है, बिल्डिंग रेंट है, फैक्ट्री का सैलरी, पेड ऑफ फैक्ट्री, ये सारे डायरेक्ट कहलाते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, अब ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इनडायरेक्ट का मतलब उसके आगे आपका गुड्स रेडी हो गया फैक्ट्री में, इसके बाद वो गुड्स बाहर निकला कहीं पे भी रास्ते में, तो वहां पे भी ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ता है। मान लीजिए शोरूम पे रखा गया तो वहां का बिल्डिंग रेंट देना पड़ता है, वहां पे जितने एम्प्लॉय काम करेंगे उनकी सैलरी देनी पड़ती है, कुछ लेबर होंगे तो उनको वेजेस देना पड़ेगा। तो कुल मिला के फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद जो भी एक्सपेंसेस उस पर अप्लाई होंगे सारे इनडायरेक्ट कहलाएंगे। एग्जाम्पल कमीशन ऑन सेल क्या है अभी बताऊंगा, सैलरी, बिल्डिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट चार्ज, डेकोरेशन चार्ज, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं।
समझने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है जो कि मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चीजों को समझते जाइए। कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस ग्राफ को ठीक से समझ लेंगे तो। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री डाली यहां पे, ठीक है, ये फैक्ट्री आपको दिख रही है। तो जब मैं फैक्ट्री डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं बिल्डिंग हायर करूंगा उस फैक्ट्री के लिए, तो मुझे उसका महीने का बिल्डिंग रेंट देना पड़ेगा, सही है। 2 4 5 10 20 कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, उनको हमें सैलरी देनी पड़ेगी, सही है। फिर कुछ लेबर भी रहेंगे, सारे एम्प्लॉय थोड़ी ना होंगे, कुछ लेबर भी होंगे, तो उनको हम वेजेस पे करेंगे। उस बिल्डिंग में आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कराया तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। मशीनें लगाएंगे तो आप रिपेयरिंग वगैरह भी होगी तो रिपेयरिंग चार्ज देना पड़ेगा। मशीनों का आपने इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस चार्ज भी देना पड़ेगा आपको। तो ये तो तब से स्टार्ट हुआ जब आपकी फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था सर्विसेज ले लेने के बाद आप पेमेंट करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। अब देखिए यहां से कहानी क्या शुरू हुई। फैक्ट्री बन गई, ऑलमोस्ट सारा कुछ स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्शन करूंगा। मुझे प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत है रॉ मटेरियल की। कोई भी चीज का प्रोडक्शन कराइए आप। मान लीजिए आप कुछ भी बनाते हैं, मैं कंप्यूटर बनाऊंगा तो मुझे उसके स्पेयर पार्ट्स परचेज करने होंगे, उनको हम असेंबल कराएंगे। अगर हम कारें बनाएंगे तो हमें स्टपनी, टायर्स, कहीं ना कहीं से तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको रेडी कराएंगे, प्रोडक्शन कराएंगे और फिर आप उसकी सेल कराएंगे। तो मैंने क्या किया, फैक्ट्री से हमें मार्केट जाकर हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, तो यहां से मैं मार्केट जाकर रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। अब देखिए मैं स्वयं जाऊंगा नए जगह पे, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे साहब माल सही मिलेगा नहीं मिलेगा, इस एरिया में माल सही मिलता है नहीं मिलता है। उसके लिए कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास मार्केट की पूरी जानकारी होती है। वो क्या करेंगे, आप उनको अगर रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, आपको सही प्राइस पे वो परचेज करा देंगे। बट उसके बदले वो क्या लेते हैं, वो कुछ हिस्सा लेंगे। इसी को कमीशन ऑन परचेज कहते हैं। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा उनके माध्यम से, तो फिर आपको उसका 2% 4% जो भी आपका अग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कमीशन ऑन परचेज। गुड्स को परचेज करते समय जो कमीशन पे करना पड़ता है हमें, मान लीजिए उस ब्रोकर को आप कह सकते हैं जो आपको माल परचेज कराता है, उसे हम बोलते हैं कमीशन ऑन परचेज। चलिए देखते हैं। तो मैं मार्केट गया, मार्केट में मैंने माल परचेज किया। माल जब मैंने परचेज कर लिया, इसके बाद मैं पेमेंट करूंगा उस ब्रोकर को, उसको कहूंगा कमीशन ऑन परचेज। तो ये एक एक्सपेंस हो गया। लेबर होंगे कुछ जो माल आपकी गाड़ी में लोड करेंगे, उनको हम वेजेस पे करेंगे, तो एक ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है। माल लाद कर आप वापस फैक्ट्री तक आए तो रास्ते में क्या देना पड़ा, ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ा आपको, कैरियर चार्ज भी कहते हैं इसको, तो वो आपको देना पड़ेगा। फैक्ट्री में आ गए, फैक्ट्री में आपने माल का प्रोडक्शन कराया, तो प्रोडक्शन कराते समय आपको क्या क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज होंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, लेबर्स होंगे तो वेजेस देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्शन कराया है तो बिल देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराया है मशीनों का तो इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मशीनें खराब होंगी और आप रिपेयर कराएंगे तो आपको रिपेयरिंग चार्ज देना होगा, ठीक है। माल बनकर रेडी हो गया। अब जब आपका माल बनकर रेडी हो जाता है तो आप उसे गोडाउन में डंप कराएंगे, सही है। तो माल आपका यहां से निकला और वो जा रहा है गोडाउन। तो जब वो गोडाउन पे जाएगा तो यहां से लेकर गोडाउन तक का आपको बीच में फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा, इसको कैरियर चार्ज कह लीजिए आप, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करेंगे आप। माल गोडाउन पे पहुंचेगा तो जहां पे आपका गोडाउन है उसका बिल्डिंग रेंट आप देते होंगे, एक दो अगर लेबर होंगे तो वेजेस देते होंगे, एक स्टोर कीपर होगा जो एम्प्लॉय होगा आप उसको सैलरी देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी ओवरऑल वहां के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। इसके बाद आपका शोरूम है। शोरूम में क्या होता है, माल बिकता है। तो जब माल बिकेगा तो वो गोडाउन से उठाया जाएगा, ठीक है ना। तो जब गोडाउन से फिर से आपका माल वो शोरूम तक जाएगा तो वहां पे शोरूम पे भी सेम खर्चे हैं सारे, सैलरी है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रिपेयरिंग चार्ज है, इंश्योरेंस चार्ज है, बिल्डिंग रेंट है ना। तो ये पूरी चेन सिस्टम है जहां पर माल मार्केट से परचेज किया, प्रोडक्शन कराया, गोडाउन में स्टोर किया एंड देन फाइनली हमने उसको शोरूम पे जाके सेल किया। अब मेन चीज है ऑनर कहां बैठेगा। तो मैंने कहा ऑनर बैठ रहा है हेड ऑफिस पे, जहां से सबको मैनेज करते हैं। तो भाई अगर हेड ऑफिस अलग से बनाया है तो फिर उसका बिल्डिंग रेंट होगा, है ना। बिल्डिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयरिंग चार्ज, एम्प्लॉयज का सैलरी होगा, कुछ तो वेजेस भी होगा, तो वो सारे। तो यहां से ग्राफ पे मैंने पूरा एक बिजनेस मॉडल बनाया है जिनमें जो जो चीजें होती हैं वो सारा हमने लिख दिया।
अब आप याद करिए डेफिनेशन क्या थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो गुड्स के प्रोडक्शन तक लगते हैं, ठीक है, यानी यहां। उसके बाद जितने भी है सारे इनडायरेक्ट हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि फैक्ट्री की सैलरी, तो यहां पे आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई कहता है कि हेड ऑफिस की सैलरी, तो इनडायरेक्ट में आएगी, यहां का है। कोई कहता है आपसे वेजेस फैक्ट्री का, तो यहां का है, डायरेक्ट है। कोई कहता है वेजेस शोरूम का, तो क्या है, इनडायरेक्ट है। कोई कहता है एडवर्टीजमेंट चार्ज, तो यहां तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि कहां का, क्योंकि आपको पता होगा एडवर्टीजमेंट हम कहां का कराते हैं, शोरूम का। जहां हमें कस्टमर बुलाने होते हैं हम वहीं का एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो ये तो सीधे इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका। डेकोरेशन चार्ज, कहां डेकोरेशन कराते हैं, शोरूम का। दिवाली में, दशहरा में, फेस्टिवल्स में हम शोरूम्स की डेकोरेशन कराते हैं, तो ये कहां होगा, बाय डिफॉल्ट आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पे एक सिंपल सा ग्राफ है जिसको आप ठीक से स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन्हें डायरेक्ट कहते हैं और किन्हें इनडायरेक्ट कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस तब और परेशान करते हैं जहां पे दिया नहीं होता, यानी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि फैक्ट्री की सैलरी, तो आप कहेंगे डायरेक्ट है, और अगर आपसे कहे शोरूम की सैलरी, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट है। अब कोई कहे सिर्फ सैलरी, इंटी में लिख दिया है फर्म ने सैलरी पे की है 10,000 रुपए, अब इसको हम कहां का माने, डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट माने, क्योंकि फर्म ने सैलरी पे की है, पता नहीं फैक्ट्री की पे की है या फिर शोरूम की पे की है या फिर हेड ऑफिस की पे की है। ऐसे में आपको दिमाग लगाना होगा। अगर क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कि कहां की सैलरी पे की है, कहां का बिल्डिंग रेंट पे किया है, कहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो फिर आप अपना थोड़ा दिमाग चलाइए, सोचिए। एम्प्लॉयज ज्यादा कहां होते हैं, क्या फैक्ट्री में एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, नहीं, फैक्ट्री में एम्प्लॉयज नहीं होते, लेबर्स ज्यादा होते हैं। एम्प्लॉयज ज्यादा कहां होते हैं, शोरूम में, हेड ऑफिस में। क्योंकि जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे लेबर होते हैं ज्यादा, तो वहां पे वेजेस ज्यादा पे किया जाता है। 2 4 10 20 हो सकता है कि वहां पे कर्मचारी हो जिनको आपको सैलरी देनी पड़े, बट हम रेशियो की बात करते हैं, कहां ज्यादा होता है, तो ये शोरूम में ज्यादा होगा और हेड ऑफिस में ज्यादा होगा। तो जब दिया ना हो कहां की सैलरी, तो आप इसे इनडायरेक्ट कहेंगे। दिया ना हो कहां का वेजेस, तो आप डायरेक्ट कहेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादातर लेबर्स कहां होते हैं, ज्यादातर लेबर्स आपके फैक्ट्री पे होते हैं। कमीशन ऑन परचेज बताने की जरूरत तो है नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो कमीशन परचेज पे है, और परचेज कब होता है, प्रोडक्शन से पहले, तो डायरेक्ट है। कमीशन ऑन सेल, माल कहां बिकेगा, शोरूम में बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस का मतलब चाय पानी, कस्टमर आया, आपने उसको कुछ ऑफर की चीज, कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, समोसे ऑफर किए, तो ये क्या होगा, कहां पे हो रहा है, शोरूम पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, क्या है, इनडायरेक्ट है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ऐसी जगहों पर कि कौन सी चीज कहां पे ज्यादा होती है। एक और एग्जांपल है चैरिटी, दान, कहां पे, दान कहां से निकलता है, ऑब्वियस सी बात है हेड ऑफिस से निकलेगा या फिर शोरूम से निकलेगा, है ना। तो ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऐसे देखिए, फैक्ट्री 1 है, यहां पे 3 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, 3 जगह का ज्यादा हो गया कि कंपैरिजन। सेकेंड चीज, अब इसी में से बिल्डिंग रेंट, तो भाई एक ये है बिल्डिंग और यहां 3 है, 3 का ज्यादा होगा, बिल्डिंग रेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा आपका। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि कहां का है, तो फिर आपको अपने मन से समझना पड़ेगा ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। वैसे मैंने जो चीज बनाई हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एक और चीज जो थोड़ी सी आपको समझनी जरूरी है, यहां पर एक्सपेंसेस 2 स्टेज में होते हैं, नेचुरल, नॉन नेचुरल। नेचुरल का मतलब आपने किसी से काम करवाया और आपने पेमेंट किया, नेचुरल है। काम नहीं करवाया फिर भी पेमेंट किया, नॉन नेचुरल है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने किसी कर्मचारी को हायर किया है और कल से उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो रही है, एकदम से लॉकडाउन लग गया, 1 महीना खत्म, लॉकडाउन पूरा लगा रहा, उस बंदे ने हमारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी महीने के लास्ट में हमें पेमेंट करना पड़ गया, तो ये आपका नॉन नेचुरल कहलाएगा, नॉन नेचुरल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चूंकि सैलरी थी, काम करा के आप पेमेंट करते हैं तो नेचुरल है, और काम कराए बिना आप पेमेंट करते हैं तो नॉन नेचुरल है, किसी भी चीज का हो। इस एग्जाम्पल के तौर पर अब कोई हमसे कहता है कि कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठ गए हैं,
काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो वो आपका पहली चीज तो ये है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पहले ये समझ लीजिएगा। फिर आप समझिएगा कि नेचुरल है नॉन नेचुरल। नेचुरल मतलब आप काम करा रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा। नॉन नेचुरल मतलब आप नहीं काम करा पा रहे हैं फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड नॉन नेचुरल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। होप्स हो कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे एंट्रियां लिखी हुई हैं, 2 3 4 5 एंट्रियां हैं आपके सामने और आपको इनको बनाना है। पहली एंट्री है, फर्म ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 5,000 और बिल्डिंग रेंट पे किया है 40,000 रुपए। इजी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक्सपेंस बढ़ाया 5,000 और मैंने बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ाया 40,000। टोटल मिला के हमें कैश देना पड़ा 45,000 रुपए। तो ये दोनों बढ़े थे और एक कैश माइनस हुआ था। तो यहां से रूल के हिसाब से बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, बाय बिल्डिंग रेंट 40,000 एंड टू कैश अकाउंट 45,000। ठीक है। अगली है, फर्म ने पे किया है ट्रांसपोर्ट चार्ज 10,000 और पे किया है सैलरी 15,000। सारा पेमेंट एसबीआई चेक में कर रहे हैं। ठीक है। टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 15 एंड 10 25। तो ये 25 आपका यहां पे माइनस कर दिया। ये दोनों एक्सपेंसेस हमने बढ़ा लिए। तो बाय ट्रांसपोर्ट चार्ज 10,000, बाय सैलरी अकाउंट 15,000 एंड टू एसबीआई अकाउंट 25,000। फर्म ने वेजेस पे किया है 5,000, डेकोरेशन चार्ज 10 तो 15 हो गया, रिपेयरिंग चार्ज 20 तो कितना हो गया? 15 20 आपका 35,000 रुपए। सारा का सारा पेमेंट जो है वो बीओबी चेक में हो रहा है। तो टोटल बीओबी आपका माइनस हुआ 35। बाकी सब प्लस कर दीजिए, जो कि एक्सपेंसेस आपने यानी उनकी सर्विसेज को लिया है, एक्सपेंस बढ़ाया है। तो बाय वेजेस 5,000, बाय डेकोरेशन चार्ज 10,000 एंड बाय रिपेयरिंग चार्ज 20,000 टू बीओबी 35,000। ठीक है। फर्म ने एडवर्टीजमेंट चार्ज पे किया है 10,000 और वेजेस पे किया है 5, तो फिर 15 हो गया टोटल। ठीक है ना। प्लस एडवर्टीजमेंट चार्ज 10, वेजेस 5, टोटल मिला के माइनस हो गया कैश आपका 15। बाय एडवर्टीजमेंट चार्ज 10,000 रुपए, बाय वेजेस अकाउंट 5,000 एंड टू कैश अकाउंट 15,000। इस बार फर्म ने पैसे निकाले हैं एसबीआई बैंक से और बीओबी में जमा कर दिए। सीधी सीधी बात है, जिस बैंक से निकालेंगे वो माइनस होगा, जिस बैंक में जमा करेंगे वो प्लस हो जाएगा आपका। तो एसबीआई से निकाल दिया और बीओबी में डाल दिया। टू एसबीआई 5,000 एंड बाय बीओबी 5,000। तो इस तरीके से आप इन एंट्रीज को बनाएंगे। अब बात आती है, अगर आपको पास करना हो टैली प्राइम में तो कैसे करेंगे? चलिए वो भी कर लेते हैं। मैं फिलहाल यहां से क्या करूंगा, अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा। ठीक है। और ये चीज आप टैली के किसी भी वर्जन पे, आपके पास टैली ERP9 हो, टैली प्राइम हो या फिर आप कोई भी यूज करते हो, मेक श्योर कॉन्सेप्ट सेम है। आप अगर एंट्रीज को बना सकते हैं तो आप उन्हें पास भी कर सकते हैं। कंटिन्यू एजुकेशन मोड, यहां से अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट पे चले जाइए एंड देन फाइनली आप यहां पे कंपनी का नाम डाल दीजिए। मैंने कहा माई 4th क्लास। अरे भाई ऐसे नाम नहीं होता है, मैं चूंकि ज्यादातर समझाने के लिए आपको एंट्रियां बनाता रहता हूं इसलिए मैं कंपनी का नाम इस तरीके से डाल रहा हूं। ठीक है। उत्तर प्रदेश एंड देन यहां से मैं पिन कोड डाल देता हूं और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। ये चीजें जो है अभी हमको इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है। जब हम एंट्रीज वगैरह मेंटेन करेंगे इन्वेंट्री की और टैक्सेशन वगैरह अप्लाई करेंगे तब हमें इनको यूज करना होगा। फिलहाल हम स्केप करके बाहर आ जाते हैं। अब आप चाहें तो एंट्रियां पास करते करते लेजर बनाइए और चाहे तो पहले लेजर बना लीजिए। तो मैं वाउचर्स पे जाता हूं, एंट्रियां पास करते करते लेजर बनाता हूं। चलिए चलते हैं सबसे पहले एंट्री जो कि हमारे सामने है। कैश आपको 45,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो क्या है ये? पेमेंट है। आपको पेमेंट करना पड़ा। आपका पैसा किसी और के पास जाए, ठीक है, किसी भी और व्यक्ति के पास जाए, कैश या बैंक, तो इसे हम पेमेंट ही कहते हैं। तो पहली एंट्री आपके पेमेंट में जाएगी। चलिए यहां से हम पेमेंट सेलेक्ट करते हैं। पेमेंट सेलेक्टेड है। अब बाई में क्या था एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 5 और बिल्डिंग रेंट है 40। तो बाई में पहले बनाइए भाई, क्रिएट पे जाइए और इलेक्ट्रिसिटी बिल एंटर करेंगे। अब ये क्या होगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि बताया नहीं है तो 3 जगह का ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट, कंट्रोल लेकर के सेव 5,000 एंटर करेंगे। फिर यहां से 2 को बी कर लीजिए, बाई। और अगला क्या था? बिल्डिंग रेंट था। फिर से बनाइए बिल्डिंग रेंट। ये भी इनडायरेक्ट होगा, 3 जगह का बिल्डिंग रेंट ज्यादा होगा। कंट्रोल लेकर के सेव कराइए और यहां से आप आगे आइए 40,000 एंटर प्रेस करिए और यहां से 2 में कैश डाल दीजिए। कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। दैट्स इट, हो गई आपकी पहली एंट्री। चलिए अगली बनाते हैं।
ट्रांसपोर्ट चार्ज और सैलरी पे करना है एसबीआई चेक के रूप में। चलिए पे करते हैं। तो फिर से ट्रांसपोर्ट चार्ज जो कि डायरेक्ट है, क्यों है बता देता हूं। ये मान लीजिए कि जब हम अपनी फैक्ट्री से और अपने गोडाउन्स तक या फिर आप शोरूम तक, यहां पर हम खुद का ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो हमें कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन जब हम मार्केट से माल मंगाते हैं रॉ मटेरियल, तो हमें उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना पड़ता है। तो ये हम पहले का मान के चलेंगे, इसीलिए ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कराइए और ये हो जाएगा आपका 10,000। एंटर कर दीजिए, फिर बी करिए और यहां से अगला है आपका सैलरी। चलो बनाइए सैलरी। तो सैलरी तो आपकी चूंकि फैक्ट्री में कम होती है तो हम इसको इनडायरेक्ट मान के चलेंगे। एंड कंट्रोल ए, कितनी है 15, यस सॉरी हाँ 15 ही है, चलिए ठीक है। और टोटल पेमेंट हमारा एसबीआई में हो रहा है भाई, तो क्रिएट पे जाके आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा या एसबीआई बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है बैंक अकाउंट रहता है इसका। कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। 2 एंट्रियां हो गई आपकी। अब वेजेस पे किया है 5 और डेकोरेशन चार्ज पे किया है 10, रिपेयरिंग चार्ज 20। 3 चीजें हो गई आपकी। तो वेजेस, डेकोरेशन चार्ज और रिपेयरिंग चार्ज, 3 आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहां से क्रिएट पे जाऊंगा, वेजेस बनाऊंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए करके सेव। कितना था वेजेस 5 है तो 5 डाल देते हैं, एंटर, फिर बी प्रेस करेंगे। क्या था अगला, डेकोरेशन चार्ज। कहां की डेकोरेशन होती है, ऑफिस की या फिर शोरूम की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए, कितना है 10,000 रुपए। फिर से बी प्रेस करिए, अगर कुछ रह रहा है तो रिपेयरिंग चार्ज 20,000 रुपए। तो रिपेयरिंग चार्ज बनाइए, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा चूंकि रिपेयरिंग होती है मशीनों की और मशीनें होती हैं फैक्ट्री पे। ठीक है, कितना है 20,000 रुपए। पेमेंट किस में हो रहा है, बीओबी में। चलिए बीओबी बना लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए सेव एंड कंट्रोल ए सेव। ये हो गई आपकी एंट्रियां। एडवर्टीजमेंट चार्ज और वेजेस ये आपका 15 है टोटल। तो फिर से एडवर्टीजमेंट चार्ज बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट कहां का होता है, शोरूम का। कितना है 5, नहीं सॉरी, हाँ 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। और वेजेस बी करके, तो वेजेस हमने पहले से बनाया हुआ था 5, इंटर। पेमेंट किस माध्यम से करना है, कैश। तो कैश ऑलरेडी बना हुआ है, कंट्रोल एंड सेव। अब बची लास्ट एंट्री, एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में डालना है। तो किसी को पेमेंट नहीं करेंगे हम, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रा है, कन्वर्जन है, एक बैंक का दूसरे बैंक में कन्वर्जन। तो हम यहां से कॉन्ट्रा चुनेंगे, जिस बैंक से निकालना है पहले उसको डाल दीजिए। एसबीआई से बीओबी में, तो एसबीआई से 5 निकालते हैं और बीओबी में डालते हैं। ये लीजिए, हाँ दैट्स इट। तो इस तरीके से आप पहले तो डिफरेंशिएट करना सीख लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और फिर आप एंट्रीज को पास करना भी आपने सीखा है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।